तो ये आज महाराष्ट्र में हुआ है, उससे पहले हरियाणा में हुआ और उससे पहले लोकसभा में हुआ, तो आने वाले समय में क्या ये हमारे साथ में नहीं होगा? जनवरी फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, तुम सारे के सारे दिल्ली में रहने वाले हो, क्या यहां नहीं होगा? ये जो मोदी बेईमानी करके और अपने गुलाम चुनाव आयोग को, राजीव कुमार को बनाकर और जिस तरह से वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान को कुचल रहे हैं, कल दिल्ली का इलेक्शन ऐसे नहीं जीत लिया जाएगा, तब क्या करोगे तुम? तब तुम्हारी वोट नहीं लूटी जाएगी? लूटी जाएगी, जानते हो तुम, फिर भी बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते भाई? कब बोलोगे? क्या जिम्मेदारी नहीं है? मैं मानता हूं ये जो काला कोट मैंने पहना है और आपने पहना है, क्योंकि हम संविधान को जानते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम सारे वकील हैं और इतना तो जानते ही हैं कि संविधान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वो महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि बाबा साहब ने लिखा है या संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया है, इसलिए तो है ही, लेकिन वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश के सभी नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं, जीने के अधिकार, उनका व्यापक रूप से वर्णन उसमें है और वो किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था उस संविधान में है। वो संविधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो संविधान देश की सरकारों को यह आदेश देता है कि उनको एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किस तरह से काम करना है, यह अधिकार देता है। आप सब जानते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक वो सारी चीजें उसमें हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक उसमें हैं साथियों, हम सब जानते हैं। अभी आपने प्रस्तावना भी पढ़ी सभी साथियों ने, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन सब व्यवस्थाओं के होते हुए भी क्या स्थिति आज की है हमसे छुपी नहीं है। अगर हम उसे देखना चाहें तो, अगर आंख ही मूंद रखी हमने औरों की तरह, तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। और मैं ये मानता हूं आप इस बात से सहमत होंगे कि सारे प्रावधान होने के बावजूद भी इस देश की निकम्मी सरकारें, निकम्मे राजनेता किस तरह से संविधान को पैरों तले कुचल रहे हैं, सबको मालूम है। पर बावजूद उसके हम भी चुपचाप इस सबको देख ही रहे हैं। वकील होते हुए भी हम उसको बदलने के लिए, उसको रोकने के लिए घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, यह जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। देश आजाद हुआ, कितने ही वकीलों की उसमें भागीदारी थी, उसमें योगदान था। हम बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता मानते हैं भी वो। आज जो भी कुछ है उनकी बदौलत है। वो भी एक वकील थे, हमें कुछ कह के गए, क्या हम माने उसे साथियों? अगर हम उसको मानते, उसके हिसाब से चलते, तो क्या देश की ये हालत होती आज जो हो रही है? वकीलों के साथ में क्या हो रहा है बहुत दूर तो नहीं है, हम सब ने लगातार ये झेला है। इतिहास है, कितने कितने डंडे वकीलों पे पड़े हैं, बेवजह पड़े हैं। और ये तो गाजियाबाद है, यही बराबर में लगा हुआ दिल्ली से क्या हालत हुई है, किस बुरी तरह से वकीलों को पीटा गया, आज भी हड़ताल चल रही है। ये इस देश में है, इस देश के संविधान के होते हुए ये सब कुछ है। और आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि कैसे कैसे हो रहा है। संभल में जिस तरह से घटना घटी है, संभल में जिस तरह से सरकार की क्रूरता का उसका चेहरा, घिनौना चेहरा सामने आया है, आप सबके सामने है। देश में धार्मिक स्थलों से संबंधित 1991 का कानून बना हुआ है और उस कानून में बाकायदा है कि 1947 से पहले की जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल को छुआ नहीं जाएगा, उसके विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उसके सेक्शन 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी और भविष्य में भी नहीं होगा। लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कह के गया, अभी बता के गया चंद्रचूड़, कि भैया हम सारे मिले हुए हैं, उसी ने ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर उसी कानून को जिसमें उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया, एक तरह से डाइल्यूट करने का काम दिया। हम क्या कर रहे हैं साथियों? वकील क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग संघर्ष करते, हम लोग आवाज उठाते, तो क्या जो आज हो रहा है संभल में वो हो पाता? 5 लोगों की जान चलेगी, 5 नौजवान बच्चे
मुस्लिम समाज के मार दिए पुलिस ने। पुलिस कह रही गोली नहीं चलाई, तो वो यू रिवॉल्वर लेके पिस्टल लेके गोली कौन चला रहा? कौन चला रहा? वो जो चला रहा, वो पुलिस वाला यूं करके जो AK-47 लेके गोली चला रहा सीधे से, वो कौन चला रहा है? ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये संविधान दिवस मनाने का मतलब मैं ये नहीं मानता कि मैं आपको ये बताऊं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, किसने क्या कहा, उसने क्या कहा, पार्लियामेंट में जो बहस हुई, संविधान सभा में बहस हुई, क्या हुई, कितने पेज की है, कितनी किताबें, मैं इसका कोई मतलब नहीं समझता। ये सब आपने पढ़ी है, नहीं है तो पैसे से खरीद के लेके आओ, सारी डिबेट जो है आप पढ़ लो, संविधान को पढ़ लो, मैं इतना ही मानता हूं। पर जो बताना है, जो आपसे मैं मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है, उसे मैं ये बताना चाह रहा हूं। साथियों, हरियाणा के चुनाव हुए, उससे पहले देश में लोकसभा के चुनाव हुए, और अभी महाराष्ट्र के चुनाव। क्या आप सोच सकते हैं कि 5 महीने पहले जिस बीजेपी को बिल्कुल उस महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि तेरी कोई औकात नहीं है, उसको एक तरह से बिल्कुल बेकार कर दिया, वही बीजेपी, वही एनडीए 5 महीने बाद इतनी जबरदस्त तरीके से जीत के आ रहा है। हमारे दिमाग में कहीं कुछ हलचल नहीं होती है क्या? हमारे दिमाग में कभी कोई इस बात को लेकर सवाल नहीं आता है, ये सब क्यों हो रहा है भाई? तो ये आज महाराष्ट्र में हुआ है, उससे पहले हरियाणा में हुआ, और उससे पहले लोकसभा में हुआ, तो आने वाले समय में क्या ये हमारे साथ में नहीं होगा? जनवरी फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, तुम सारे के सारे दिल्ली में रहने वाले हो, क्या यहां नहीं होगा? ये जो मोदी बेईमानी करके और अपने गुलाम चुनाव आयोग को, राजीव कुमार को बनाकर, और जिस तरह से वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान को कुचल रहे हैं, कल दिल्ली का इलेक्शन ऐसे नहीं जीत लिया जाएगा, तब क्या करोगे तुम? तब तुम्हारी वोट नहीं लूटी जाएगी? लूटी जाएगी, जानते हो तुम, फिर भी बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते भाई? कब बोलोगे? क्या जिम्मेदारी नहीं है? मैं मानता हूं ये जो काला कोट मैंने पहना है और आपने पहना है, क्योंकि हम संविधान को जानते हैं, हम लड़ सकते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी पहले है। पर कितने लोग लड़ रहे हैं? दिल्ली में 60,000 से ज्यादा वकील हैं, 60,000 से ज्यादा है। इसमें से आधे बीजेपी के होंगे, मान लो, मैं जानता हूं कि आधे नहीं है, पर फिर भी मैं मान लेता हूं कि आधे बीजेपी के होंगे, और भी निकाल लो कि और भी 10-20 हजार होंगे। 10,000 वकील तो ऐसे होंगे कि जो बीजेपी से नहीं, और जो चाहते होंगे कि संविधान के हिसाब से काम चले, कानून के हिसाब से काम चले, होंगे नहीं होंगे। लेकिन 10,000 में से कितने लोग सड़क पर आते हैं? जब संविधान की हत्या की जाती है, जब संविधान को पैरों तले कुचला जाता है, और वो व्यक्ति जो कह रहा है कि हम साल भर देश में संविधान दिवस मनाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, और 75 साल हो गए, पूरे साल मनाएंगे, वही आदमी बड़ी बेशर्मी से इस देश के संविधान को कुचल रहा है। हम सब चुप बैठे हैं, और आप चुप बैठोगे तो साथियों, आप अपनी बर्बादी, अपने जो बच्चे हैं उनकी बर्बादी के जिम्मेदार आप ही होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको इस बात के लिए। तो संविधान दिवस जब आज हम मना रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और हमें यह सोच के जाना चाहिए, मान के जाना चाहिए कि हम वकील होते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, और आने वाले समय में सरकार कोई भी हो, कितना ही बड़ा तानाशाह हो, कितना भी बड़ा गुंडा बैठा हो, उससे डरेंगे नहीं और उसका मुकाबला करेंगे, और देश के संविधान को कुचलने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। तब तो इसका कोई मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। साथियों, हमारी आंखों के सामने अभी मैं आपको 2-4 आंकड़े बता रहा हूं, आपको इससे पता लग जाएगी किस कदर बेईमानी हो रही है, किस कदर बेईमानी की जा रही है, और बड़ी बेशर्मी और धड़ल्ले से की जा रही है। एक साला गंदी नाली का कीड़ा, मैं ये गाली दे रहा हूं, गंदी नाली का कीड़ा यहां आके संविधान को कुचल रहा। हम सब चुप बैठे हैं यार, सारे के सारे चुप बैठे हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र में जिस दिन चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया, उसने कहा 58.22% वोट पड़ा है। 58.22%, 5 बजे का आंकड़ा है, 20 तारीख का। और वही चुनाव आयोग रात को 11:30 बजे आंकड़े जारी करता है, वो कहता है कि 65.83% वोट पड़ा है। 65.83%, 6% वोट बढ़ गया। और वही 21 तारीख को आंकड़े जारी करता है इलेक्शन कमीशन नहीं, वहां का जो मुख्यमंत्री के अंडर में जो सूचना विभाग है,
वो वहां पे आंकड़े जारी करता है जिसका कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि 1.03% वोट और बढ़ गया, यानी कुल मिला के 7.83% वोट बढ़ा दिया। और जब वोटों में कंक्लूड करते हैं इसको तो आता है 75,97,000 वोट, यानी लगभग 76 लाख वोट है महाराष्ट्र में बढ़ाई गई, जिसकी वजह से 101 सीट जीते बीजेपी और एनडीए जो है 101 सीट ज्यादा जीतकर आए हैं। आपको नहीं लगता? कांग्रेस पार्टी के गुरदीप सप्पल हैं। गुरदीप सप्पल ने एक बड़ा मजेदार आंकड़ा दिया। गुरदीप सप्पल कहते हैं कि नांदेड़ जहां पे उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में जो लोकसभा है, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जीती है, उसको 5,86,000 वोटें मिली हैं। और उसी लोकसभा में जो 6 विधानसभाएं आती है, उन 6 की 6 विधानसभा में बीजेपी और एनडीए जीता है। बड़ी अजीब सी बात है। इस देश का वोटर इतना समझदार, इतना चालाक हो गया कि जिस समय एक ही समय जब वोट डाला है, विधानसभा में दे रहा है तो बीजेपी और एनडीए को दे रहा, और लोकसभा में दे रहा तो कांग्रेस को दे रहा। आ रही को समझ में बात? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चालाक, ऐसा कोई शातिर व्यक्ति होगा जो इस तरह के वोटिंग पैटर्न पर ध्यान देता होगा। नहीं हुआ। तो लोकसभा जीत रही है नांदेड़ में कांग्रेस, और विधानसभा जीत रहे हैं बीजेपी और एनडीए। और यही 2024 के चुनाव में तिरुपति में हुआ, वहां पे भी यही हुआ। जो लोकसभा जीती, जो वहां का मुख्यमंत्री था, वो उतने लोकसभा सीट जीती, और बाकी जो सीटें गई हैं, एक बीजेपी को गई, एक वहां का जो एक हीरो है उसके जो भाई है उसकी पार्टी उसको गई, और बाकी 5 तेलुगु उसको गई, जो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री 5 उसको गई, लोकसभा जो है वो उसको गई। ये हालत हो रही है। क्या हम ये जानना नहीं चाहते साथियों? क्या हम सब ये सारी चीजें देखते नहीं है? क्या हमें न्यूज हम सुनने के, जानकारी लेने के अधिकारी नहीं है? ये हमारी जरा भी इच्छा नहीं होती साथियों? मेरा आपसे यही कहना है साथियों, देश बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, और मैं इस मंच से खुलेआम कहता हूं, इस देश में कुछ जो लोग हैं, संगठन है, उनका एक माफिया बन गया है, ग्रुप बन गया है, एक सिंडिकेट बन गया है। इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है? इस सिंडिकेट में शामिल है भारत सरकार, यानी मोदी सरकार, मोदी बीजेपी शामिल है इसमें। इसके साथ में शामिल है इस देश की अदालत, नीचे से लेकर ऊपर तक अदालत। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जजेस शामिल हैं, लेकिन अदालत मैक्सिमम लोग शामिल है, इस सिंडिकेट में शामिल है। और इसी के साथ इसमें शामिल है मीडिया, जो मीडिया आज की तारीख में पूरा खरीद लिया पूंजीपति ने, और शामिल है इसमें पूंजीपति, और इसके साथ साथ, इस पूंजीपतियों के साथ साथ इसमें शामिल है आरएसएस, और इसके साथ में आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग, वो लोग इसमें शामिल हैं। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग, ये लोग शामिल हैं। इनका एक सिंडिकेट है, हर जगह इनका आदमी बैठा है, और हर जगह जो चाहते हैं वो हो रहा है। और सत्ता की हवस इनको इस तरह से है कि इस देश के इतने अच्छे संविधान को, इतने बढ़िया संविधान को पैरों तले को चल रहे हैं। और इस देश की अधिकतर आबादी, इस देश में लगभग 100 से 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें ढंग से जीवन जीने का हक भी नहीं मिल पा रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। साथियों, हालत आज की तारीख में इस तरह की हो गई है कि इस देश में जो सब कुछ हो सकता है, चंद लोगों के हाथ में चलता चला जा रहा है। संविधान कहता है कल्याणकारी राज्य है, संविधान कहता है जो संसाधन है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि संसाधनों पर अधिकार जो होगा वो जनता का होगा, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि हर व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने का एक मौका मिल सके। ये संविधान कह रहा। और यहां है कि मोदी जैसे लोग आके, जिनको सत्ता की अवसर, अपने पूंजीपति यार जिनकी ड्योढ़ी को वो चूमता है, उन्हें जाके सब कुछ उन्हीं को दिए चले जा रहा है। 1% लोगों के पास में 73% संपत्ति इस देश की है। क्या संविधान का हनन नहीं हो रहा? क्या संविधान को कुचला नहीं जा रहा? साथियों, ये बहुत सी चीजें हैं जो लगातार हो रही हैं। ऐसे हरियाणा में हुआ। और मैं आज आपके सामने एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सिर्फ एक बात और कहूंगा, मुझे यहां शिकायत यहां के विपक्ष से भी है। और क्या शिकायत है विपक्ष से? 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी व्यापक गड़बड़ी हुई, इस देश के 3 बड़ी एजेंसियों ने, जिसमें द वायर, आप देखते होंगे द वायर, उसने, वोट फॉर डेमोक्रेसी उसने, और एडीआर जो लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, लड़ते रहते हैं, इन तीनों ने मिलकर बताया कि कितने व्यापक पैमाने पर धांधली हुई,
क्या धांधली हुई? धांधली हुई 4,65,46,884 वोटें बढ़ाई इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी वजह से 79 सीटें जीतकर बीजेपी आई। 79 कम कर दीजिए, बीजेपी 160-61 पर सिमट जाती है, सरकार नहीं बनने थी। और यही बताया कि 542 सीटों पर जिन पर चुनाव हुआ, उनमें से केवल 4 सीटें ऐसी थी जिन पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकली। बाकी 362 जो सीटें थी, उन सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे कम निकली, और 176 जो सीटें थी उन पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली। हमें नहीं नजर आता, इस विपक्ष को वो नजर नहीं आता। विपक्ष में राहुल गांधी से लेकर जितने भी नेता हैं विपक्ष के, आज तक एक शब्द इस पर बोला नहीं, जबकि मोदी को 1 मिनट चैन से नहीं बैठने देना था। उस व्यक्ति को नैतिक अधिकार नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने का, कुर्सी पर बैठने का, लेकिन सब चुप, विपक्ष पूरी तरह से चुप, मूर्ख बना हुआ विपक्ष। 2024 के चुनाव से पहले लगातार हमने खूब शोर मचाया, देश के कोने कोने तक पहुंचाई आंदोलन, तब नहीं समझ में आ रहा था बेईमानी है, धांधली है, और अब सब निकल के आ रही है। वहां से निकल के आ रही है महाराष्ट्र से कि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट की वोट अपने बूथ में नहीं है, ये निकल के आ रही है। ये सारी चीजें बताने का एक ही मकसद है, आप मेरे भाई हैं, बहनें हैं, आप समझो इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को समझो, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। तुम्हारे चुप रहने से बर्बादी निश्चित हो जाएगी। तुम सड़क पर नहीं आओगे, कोई और आने वाला नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि नेता किसी पार्टी का हो, एमएलए एमपी कोई हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जब जहां सुविधा मिलती है इधर से लुढ़क के इधर हो जाता, इधर से लुढ़क के इधर हो जाता। आप सबको मालूम है, वो मौज में रहता। मरती है जनता, और आप और हम जनता हैं। और आज स्थिति यह है कि जन आंदोलन के बिना देश की स्थिति सुधरने वाले नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर वकील इसमें लीड लें, आगे बढ़ के जन आंदोलन को खड़ा करें, तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो सब कुछ तबाही के कगार पर है। एक बार आपको इस संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत धैर्य से सुना, उम्मीद करता हूं बात समझेंगे भी, साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।